Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology Chandosi welcomes you in today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the concept of relationship among TR, MR and AR, that is total revenue, marginal revenue and average revenue under imperfect competition. As in the previous lecture, we have discussed about the concepts of total revenue, marginal revenue and average revenue. और इसके साथ साथ हमने स्टडी किया था कि परफेक्ट कंपटीशन में इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है. आज हम डिस्कस करेंगे कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में AR, MR और TR में क्या रिलेशनशिप हो सकता है. इम्परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है? वो कंपटीशन जो परफेक्ट कंपटीशन की किसी एक कंडीशन को फॉलो ना करे, ऐसे कंपटीशन को हम इम्परफेक्ट कंपटीशन का नाम देते हैं. इम्परफेक्ट कंपटीशन की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं, जैसे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, डिओपोली और भी फॉर्म हो सकती हैं इसकी. तो उन सारी फॉर्म में हम इस पर्टिकुलर रिलेशन को अप्लाई कर सकते हैं. अब बात करते हैं रिलेशनशिप की. तो इसको हम एक टेबल के मीडियम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अंडर दिस टेबल यू आर लुकिंग दैट price P is given, output Q. On the basis of this price and output, we will calculate total revenue, then average revenue and then marginal revenue. अब पहले बात करते हैं प्राइस की, क्योंकि इम्परफेक्ट कंपटीशन है. तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में प्राइजेस क्या होते हैं? वेरी करती हैं. यानी कि मार्केट में ये डिमांड के लॉ पर बेस्ड होता है. मार्केट में अगर किसी पर्टिकुलर प्राइस के कमोडिटी के प्राइस कम होंगे तो उसकी डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी. यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर सेलर को अपने प्रोडक्ट का आउटपुट इंक्रीज करना है या उसको अपनी सेल इंक्रीज करनी है, तो सेल को इंक्रीज करने के लिए उसको अपने प्राइसेस को कम करना पड़ेगा. तो उस कम प्राइस के बेसिस पर वो अपनी सेल को इंक्रीज कर सकता है. यानी कि लॉ ऑफ डिमांड को प्रॉपर्ली यहाँ फॉलो किया जाता है. प्राइस को कम करके आउटपुट को इंक्रीज किया जाता है. तो इनिशियली मैंने ये क्या माना है? प्राइस क्या थे? द प्राइस वर्थ ₹10 पर यूनिट. इसके बाद प्राइस डिक्रीज होते चले गए, then 9, 8, 7, 6, then 5, then 4, up to dash last 2. Now come to the output. आउटपुट क्या हो रहा है? लगातार आउटपुट लगातार इंक्रीज होता है इसमें ना, क्योंकि प्राइस कम हो रहे हैं. तो आउटपुट 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू डैश कहाँ तक पहुँच गया? ये 9 तक पहुँच गया. ओके, नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू क्या होगा? प्राइस इंटू क्वांटिटी, ये इसका फॉर्मूला है. यानी कि पहले वाले केस में 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, देन 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18. थर्ड केस में 8 इंटू 3 24, देन 7 इंटू 4 28, देन 6 इंटू 5 30, देन 5 इंटू 6 30 एंड लास्ट 2 इंटू 9 18. तो इन दिस वे हमें टोटल रिवेन्यू की वैल्यू मिल जाती है एट डिफरेंट प्राइजेस. अब बात करते हैं हम एवरेज रिवेन्यू की. तो एवरेज रिवेन्यू कैसे ऑब्टेन होता है? इसका फॉर्मूला है टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड. ओके, तो एवरेज रेवेन्यू की वैल्यू सेम किसके बराबर होती है? प्राइस के बराबर होती है. तो हम जो प्राइस वाली टेबल है या जो डिजिट्स हैं उनको ही एज इट इज कॉपी कर देते हैं. देन वी विल गेट 10, 9, 8, 7, 6 अप टू डैश लास्ट 2 तक हम एवरेज रेवेन्यू को ऑब्टेन कर लेते हैं. अब बात करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू की. तो मार्जिनल रेवेन्यू के लिए फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1th यूनिट. जैसे मुझे पहली वाली यूनिट के लिए निकालना है, तो जो पहली वाली यूनिट है उसके लिए मार्जिनल रेवेन्यू तो सेम रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू 10. नेक्स्ट के लिए 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8, 24 माइनस 18 इज इक्वल टू 6. फॉर नेक्स्ट 28 माइनस 24 दैट इज 4, 30 माइनस 28 दैट इज 2, 30 माइनस 30 दैट इज 0, 28 माइनस 30 माइनस 2, 24 माइनस 28 दैट इज माइनस 4 एंड लास्ट 18 माइनस 24 दैट इज माइनस 6. So in this way we are getting a particular table which is representing the relation between TR, AR and MR. अब आप रिलेशन को जस्टिफाई करना है तो इसको हम स्टडी कर लेते हैं. टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है? लगातार इंक्रीज हो रहा है. 10, 18 कहाँ तक? 5th यूनिट तक. 6 पर जाकर ये कांस्टेंट हो गया और इसके बाद ये टोटल रेवेन्यू लगातार डिक्रीज हो रहा है. क्लियर? एवरेज रेवेन्यू की बात करते हैं. तो एवरेज रेवेन्यू क्या हो रहा है? लगातार डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है. अब हम बात करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू की. तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रहा है? मार्जिनल रेवेन्यू भी लगातार डिक्रीज हो रहा है और ये 6th यूनिट पर जाकर कितना हो गया? 0 हो गया. इट बिकम 0 एंड आफ्टर दैट इट्स वैल्यू बिकम
नेगेटिव, -2, -4, -6। अच्छा, ये जीरो कहाँ हुआ? जहां आपका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है, यानी 6 यूनिट पर ये मैक्सिमम है 30। यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू कितनी है? 0। और इससे पहले मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रहा है? लगातार डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जो टोटल रेवेन्यू है वो स्टार्टिंग में डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। पॉइंट इज क्लियर? टोटल रेवेन्यू डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, फिर ये कांस्टेंट हो जाता है अपने मैक्सिमम लिमिट तक आने के बाद, और मैक्सिमम पॉइंट पे जब टोटल रेवेन्यू पहुंचता है वहां मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाता है, और जब टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाता है। तो यू आर गेटिंग द रिलेशन। अब इस रिलेशन को हम ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यू आर लुकिंग दिस ग्राफ। इस ग्राफ में मैंने एक्स एक्सिस पर काउंट किया है नंबर ऑफ यूनिट्स को, और बाई एक्सिस पर काउंट किया है टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को। यहाँ मैंने एक का स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर का, और 8 यूनिट्स तक रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ मैंने बाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर के स्केल पर 5 के बेसिस पर रिप्रेजेंट किया है, 5, 10, 15 अप टू 30 तक। अब 0 पर 0 है, 1 पर 10 है टोटल रेवेन्यू, 2 पर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 18, 3 पर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 24, 4 पर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 28, 5 पर इट इज इक्वल टू 30, एंड 6 पर इट इज इक्वल टू 30, अगेन 7 पर इट इज इक्वल टू 28, एंड 8 पर इट इज इक्वल टू 24। क्लियर? ऐसे हमें सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। जब इन पॉइंट्स को हम मैच करते हैं तो हमें एक कर्व दिखाई दे रहा है, जो पहले तो क्या हो रहा है? पहले तो इंक्रीज हो रहा है, फिर 30 पर ये अपने मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गया, यहाँ कांस्टेंट हो गया, और इसके बाद ये लगातार क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। दैट इज क्लियर। अब बात करते हैं हम एवरेज रेवेन्यू की। एवरेज रेवेन्यू को हमने शो करा है यहाँ पर 1 पर 10, 2 पर 9, 3 पर 8 अप टू डैश, लास्ट में 8 पर, दैट इज इक्वल टू 3। इन सारे पॉइंट्स को हमने मैच करा तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्योंकि ये कांस्टेंट वे में इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट वे में डिक्रीज हो रहा है, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। दिस स्ट्रेट लाइन कर्व इज नोन एज द एवरेज रेवेन्यू कर्व, जिसको मैंने AR से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? अब मार्जिनल रेवेन्यू कर्व देखते हैं कैसे मिलेगा हमें। 1 पर तो मार्जिनल रेवेन्यू 10 है, और 6 यूनिट पर ये 0 है, और क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है, तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। दिस स्ट्रेट लाइन इज नोन एज द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस पॉइंट पर मार्जिनल रेवेन्यू 0 है, यानी किस पर? 6 यूनिट पर, यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू कितना है? 0। और इसके करस्पॉन्डिंग हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, जो क्या शो कर रही है कि जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 है तो टोटल रेवेन्यू क्या है? मैक्सिमम है। इसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू निगेटिव में चला जाता है और टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से ग्राफिकल वे में और टेबुलर वे में हमें AR, TR और MR का रिलेशन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में पता चल जाता है। क्लियर? नाउ द रिलेशनशिप among TR, AR and MR can be summarized as follows। यानी कि पीछे जो हमने टेबल स्टडी करी और पीछे हमने जो डायग्राम स्टडी करा, उसके बेसिस पर हम टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के रिलेशन को कुछ इस तरीके से समराइज कर सकते हैं। पहला पॉइंट देखिए, इसमें इनिशियली हमने क्या देखा था कि TR क्या हो रहा है? TR डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? जैसे जैसे हम यूनिट्स ऑफ आउटपुट को इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, उसके साथ साथ इनिशियल लेवल पर टोटल रेवेन्यू डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता चला जाता है, क्योंकि मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी कैन ओनली बी सोल्ड एट अ लोअर प्राइस। इसी वजह से MR क्या है? पॉजिटिव है, और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग शेप में है, क्योंकि अगर प्रोड्यूसर को ज़्यादा कमोडिटी की यूनिट्स को सेल करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अपने प्राइजेस कम करने पड़ेंगे, क्योंकि प्राइजेस कम कर रहा है तो इसी वजह से जो उसका मार्जिनल रेवेन्यू है वो भी लगातार क्या होगा? डिक्रीज होगा। लेकिन ये मार्जिनल रेवेन्यू इनिशियल लेवल पर पॉजिटिव रहता है, और इसका शेप कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ओके, नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। जब TR मैक्सिमम था, जैसा कि मैंने डायग्राम में भी दिखाया था आपको और टेबल में भी इसको रिप्रेजेंट किया था, कि जब TR मैक्सिमम था तब MR की वैल्यू कितनी है? दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर? थर्ड पॉइंट क्या है इसमें ना, जब MR नेगेटिव हो गया था, व्हेन MR बिकम्स नेगेटिव, 0 के बाद स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ मूव कर रही थी,
तो वहाँ क्या देख रहे थे हम कि एम आर की वैल्यू कितनी हो गई, नेगेटिव, -2, -4, -6। तो उस समय क्या होगा, टी आर डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम आउटपुट को इंक्रीज करते चले जाते हैं। यानी कि जब हम आउटपुट को इंक्रीज कर रहे हैं और एम आर उस केस में नेगेटिव हो रहा है, तब टोटल रेवेन्यू क्या होगा, लगातार डिक्रीज होता चला जाएगा अपने मैक्सिमम पॉइंट आउटपुट पर पहुंचने के बाद। क्लियर। फोर्थ वन क्या देख रहे हो इसके अंदर आप, एम आर भी डिक्रीज हो रहा है, ए आर भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जो एम आर कर्व है वो ए आर कर्व से क्या है, नीचे है, बिलो है उसके। इसका मतलब जो एम आर का रेट ऑफ डिक्रीज है वो ए आर के रेट ऑफ डिक्रीज से ज्यादा है। एम आर का रेट ऑफ डिक्रीज ए आर के रेट ऑफ डिक्रीज से ज्यादा है। इसी वजह से एम आर कर्व ए आर कर्व के हमेशा बिलो रहता है। दैट इज टू बी नोटेड। क्लियर। एंड द लास्ट वन इज द एम आर क्या है, एम आर आपका पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, और यहां तक आपका ये जीरो भी है। लेकिन जो एवरेज वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर। सो दिस इज द समराइज्ड रिलेशन अमंग टी आर, ए आर एंड एम आर इन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। जैसे मैंने शुरू में भी बताया था आपको कि जो ये रिलेशन मैंने आपको बताया है, ये रिलेशन हर जितने भी फॉर्म्स हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन की, हर केस में ये ट्रू होगा। चाहे वो मोनोपोली फॉर्म है, चाहे वो डिओपोली फॉर्म है, चाहे वो ओलिगोपोली फॉर्म है, चाहे वो मोनोपोलिस्टिक फॉर्म है, या कोई भी अदर फॉर्म क्यों ना हो, हर तरह के इम्परफेक्ट कंपटीशन की फॉर्म में ये रिलेशन ट्रू होगा। ये अलग हो सकता है कि उनका जो कर्व का नेचर है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे मोनोपोली मार्केट है, तो मोनोपोली मार्केट में सिचुएशन होती है इनइलास्टिक, जबकि मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है तो उसमें सिचुएशन होती है इलास्टिक। तो उसमें कर्व का जो नेचर है, यानी कि जो टेंजेंट है उसका, वो टेंजेंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो सिचुएशन है वो सिचुएशन सेम रहेगी, जैसा कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में मैंने आपसे डिस्कस किया है। ओके, थैंक यू।